जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। इससे जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल का ड्राफ्ट सरकार ने जारी कर दिया है। इन नए ड्राफ्ट में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिससे जीएसटी को लेकर जहां जहां भी कंफ्यूजन की स्थिति थी वो साफ होती नजर आ रही है। हालांकि नए ड्राफ्ट में बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिन पर फिर से सफाई की जरूरत पड़ सकती है। तो आज हम जीएसटी से जुड़ी इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और डिलॉयट हॉस्किंस के सीनियर डायरेक्टर एमएस मनी साहब। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले दर्शकों को एक बात और बता दें कि आज इसी शो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल का एक्सक्लूसिव डेमो जो आपके लिए किया है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने, जहां आप ये जान सकेंगे कि आप पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और टैक्स की अदायगी कैसे हो पाएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मण, नया ड्राफ्ट बिल आया है, इसमें 2-3 अलग अलग मसलों पर 3 अलग अलग बिल हैं या ड्राफ्ट्स कह लें उनको। क्या फोकस किया गया है, पहले के मुकाबले किन चीजों में क्लैरिटी आई है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहा जा रहा था बार बार कि जीएसटी लागू होने से आम लोगों को फायदा होगा, रोजमर्रा की चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन ये सस्ती होंगी, लोगों तक फायदा पहुंचेगा कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर जानकार अलग अलग समय पर सवाल उठाते रहे थे। तो ये जीएसटी का जो ड्राफ्ट लॉ आया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही किया गया है कि मुनाफा वसूली के खिलाफ एक सख्त प्रावधान किया गया है और कहा यह गया है कि अगर टैक्स की दरें कम होती हैं या फिर इनपुट क्रेडिट के तौर पर टैक्स वापस मिलता है तो उसका पर्याप्त हिस्सा कंज्यूमर तक पास ऑन करना पड़ेगा, यानी कीमतें घटानी पड़ेगी। अगर कीमतें नहीं घटाई जाएगी तो उन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो ज्यादा मुनाफा वसूली का धंधा था उस पर रोक लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है और कहा गया है कि एक अथॉरिटी बनेगी। ये अथॉरिटी इस बात का खास ख्याल रखेगी कि जीएसटी लागू होने के बाद अगर टैक्स की दरें कम होती हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे कंज्यूमर को मिले। ये दूसरे कई देशों में जब जीएसटी लागू हुआ था तो इस तरह के प्रावधान किए गए थे, तो ये काफी सकारात्मक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स की दरें अधिकतम कितनी होगी इसका भी जिक्र यहां पे कर दिया गया है। कहा गया है कि 28% से ज्यादा टैक्स की दरें किसी भी सूरत में नहीं होंगी। हालांकि 28% के नीचे कौन कौन से टैक्स स्लैब होंगे इसका अभी जिक्र नहीं किया गया है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय होगा फिर ये नियमों में आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि शेयरों के लेन देन वाले दर्शक हमारे ज्यादा रहते हैं, तो गुड्स की जो परिभाषा तय की गई है उसमें से शेयर को बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि शेयरों के लेन देन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। और मुआवजे को लेकर राज्यों की चिंता थी, ये कहा गया कि हर तिमाही मुआवजे का आकलन किया जाएगा और हर तिमाही मुआवजे का भुगतान राज्यों को किया जाएगा। और एक मिक्स्ड और कंपोजिट गुड्स की परिभाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तो उसको भी काफी हद तक क्लियर किया गया है, साफ किया गया है और कहा गया है कि मिक्स्ड गुड्स में जो सबसे ज्यादा टैक्स की दरें जिस पर लगती हैं वही बाकियों पर लगेगी। इसी तरह कंपोजिट गुड्स में जो डोमिनेंट गुड्स होंगे, यानी जो सामान सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है उसके टैक्स की दरें बाकियों पर लागू होंगी। तो इस तरह के कुछ सफाई यहां पे जीएसटी ड्राफ्ट लॉ को लेकर आता हुआ दिख रहा है और जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे संसद के इसी सत्र के आखिरी हफ्ते में पेश किए जाने की संभावना है। तो काफी बदलाव है यहाँ पर। मनी साहब, ये जो 5-8 चीजें लक्ष्मण जी ने अभी हमें बताई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या मानते हैं? मुनाफाखोरी वाली बात, जिस पर आप कह दिया है कि एक अलग से अथॉरिटी बनेगी तो ये देखेगी कि जो फायदा अब लोगों को होगा जीएसटी से, यानी कि कारोबारियों को, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, जहां तक एंटी प्रॉफिटियरिंग का सवाल है, एंटी प्रॉफिटियरिंग जो लेजिस्लेशन है वो एक्सेलेंट है और वो होनी ही चाहिए। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। राइट। क्योंकि इसके पहले जब इस किस्म के मेजर्स लिए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में सारे देश में इंस्पेक्टर राज हो गया था। तो अगर इस पे सबको फ्रीडम दिया जाए कि वो हर व्यक्ति के सेल प्राइस और परचेज प्राइस को क्वेश्चन करने लगे तो जीएसटी सिंपल होने के बजाय बहुत सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग लेजिस्लेशन जो है वो बहुत अच्छी इंटेंशन है, जरूर होनी चाहिए और कोई तरीका होना चाहिए गवर्नमेंट के पास में ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्राइस रिडक्शन है ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी, चाहे वो इनपुट क्रेडिट टैक्स की वजह से हो या फाइनल आउटपुट रेट की वजह से हो, दैट शुड बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। इसका मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए, पर इसमें बहुत क्लियर प्रोविजंस होनी चाहिए जो कि अभी आई नहीं है जीएसटी बिल में। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो ये टास्क को एकम्प्लिश करेगी। उस अथॉरिटी को किस किस्म के रूल्स दिए जाते हैं, क्या बैंड रहेगा जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पे 5% रिडक्शन है टैक्स रेट के ऊपर
तो 5% ही पास होनी चाहिए। अब हो सकता है 5% पास नहीं हो, 3% ही पास हो, क्योंकि जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तब तक रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फेयर बढ़ गया है। तो इसमें कोई किस्म का बैंड उनको रखना चाहिए, जिसकी वजह से जहां पर कोई अगर इसका एडवांटेज ले रहा है बड़े पैमाने पे, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, नॉट इन ऑल केसेस वेयर देयर इज अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन द इनपुट प्राइस एंड द आउटपुट प्राइस। राइट। अच्छा, दूसरा जीएसटी की दरों को लेकर काफी बातचीत थी। अब इसमें यह साफ हो गया है कि जो एक दर का जो बैंड होगा, जो टॉप मोस्ट होगी, वो 28% पे होगी। अब जीएसटी काउंसिल तय करेगी आगे कि किस पे कितना लगना चाहिए अलग अलग बैंड पे। 28% कम है, ज्यादा है, ठीक है, जो मैक्सिमम कैप है 28% मेरे हिसाब से तो ज्यादा है। 28% की बात पहले कभी नहीं हुई थी। राइट। और सब लोगों की उम्मीद ये थी कि 18 to 20% के रेंज में रहेगा। बट जब 28% इंट्रोड्यूस हुआ था उस जीएसटी काउंसिल के बाद में, उसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि 28% इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सी आइटम्स जो आज की तारीख में 18% पे टैक्स हो रही हैं, उनको भी गवर्नमेंट 12% में लेके आ सकती है, उनको उतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और 28% जो है उस आइटम्स पे ही होगी जहां पर अभी 28 और अबव है। जिसके ऊपर अभी 30-31 है वो भी 28 रहेगा, और जो 27-28 है वो भी 28 रहेगा। इस हिसाब से अगर चले तो जीएसटी नॉन इन्फ्लेशनरी रहेगी। पर अगर आइटम्स जो आज की तारीख में 20-21 पे टैक्स होती हैं, अगर वो चली जाती है 28 के ऊपर, तो उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट काफी रहेगा। जी, लक्ष्मण को शामिल करते हैं इस चर्चा में। लक्ष्मण, ये जो दो अहम मुद्दे, पहला तो जो मुनाफाखोरी वाला मुद्दा और दूसरा भी 28% की दर वाला, ये थोड़े कहूं कि एक शौक तो नहीं लेकिन थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा होगा यहाँ पर इंडस्ट्री को। आपकी क्या किसी से कोई बातचीत हुई? ये जो दोनों पॉइंट्स अब जुड़कर आए हैं, बाकी भी अहम है लेकिन ये दो खास तौर पे पॉइंट, इस पर क्या रिएक्शन है? और आप भी अगर मनीष साहब से कोई बात या सवाल इस पर पूछना चाहें। नहीं, मणि साहब ने काफी अच्छा सवाल उठाया कि ये जो मुनाफा वसूली वाली बात है, इसको कैसे आप लागू करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता सरकार के लिए होगी। तो सरकार से जो बातचीत हो रही है, अभी तक उसका ड्राफ्ट तो आया है, लेकिन इसकी जो बारीकियां आएंगी उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि लोगों के विवेकाधिकार पर यह ना छोड़ा जाए। टैक्स अधिकारी या फिर जो अथॉरिटी बनेगी उसके विवेकाधिकार पर ना छोड़ा जाए। एक फॉर्मूला तय कर दिया जाए जिससे ज्यादा आप मुनाफा वसूली करते हैं तभी जाकर के आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। रही बात दूसरी जो 28% टैक्स की बात है, 28% टैक्स की अधिकतम सीमा रखने का मतलब कतई नहीं है कि किसी सामान पर 28% टैक्स लगेगा। कहा यह जा रहा है कि 28% अधिकतम दरें तो रख दी गई है, लेकिन हो सकता है कि बाकी सामान की जब टैक्स की दरें तय की जाए तो 28% से नीचे ही बैठे। लेकिन आपात हालात में कई राज्यों को कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा सकता है, अतिरिक्त टैक्स केंद्र सरकार भी लगा सकती है। तो ऐसी सूरत में जीएसटी की दरें किसी भी तरह से 28% ना हो, इसीलिए 28% की सीमा, ऊपरी सीमा रखी गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 28% के हिसाब से जीएसटी के तहत टैक्स दरें शुरू से लगना शुरू हो जाएगा। राइट। और इसके अलावा मनीष साहब, जो एक और बहुत बड़ी मैं कहूंगा रिलीफ है जो पिछले ड्राफ्ट के मुकाबले आई है कि सिक्योरिटीज को अब आपने जीएसटी से बाहर कर दिया है। तो एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था लेकिन अब नहीं है, तो इसे एक वेलकम मूव मानेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से पिछले ड्राफ्ट में भी जब सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया गया था वो शायद गलती थी। इट वॉज एन एरर। वो कभी डेलिब्रेट नहीं हो सकती है। और अगर सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाए एज गुड्स और उसके ऊपर जीएसटी लागू हो जाए तब तो पूरा कैओस हो जाता था। तो वो अनइंटेंशनल था, तो उसको करेक्ट किया है। मेरे हिसाब से ये सारे जो चेंजेस हमने देखा है रिवाइज मॉडल ड्राफ्ट में, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह निकल रहा है कि बहुत से लोगों ने जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस दिए थे, गवर्नमेंट को सुझाव दिए थे कि क्या क्या बदलाव चाहिए हमें, गवर्नमेंट हैज एक्टेड ऑन मेनी ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से सबसे पॉजिटिव चीज ये नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 किया गया है। सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि बहुत से मुद्दों के ऊपर जब लोगों ने सुझाव दिए थे गवर्नमेंट तो उसको गवर्नमेंट ने कंसिडर करके रिवाइज्ड ड्राफ्ट रिलीज किया है और उसको पब्लिक डोमेन में प्लेस किया है। और वो जो स्टेप है दैट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस हाउसेस, बिकॉज दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिव। उनको अगर किसी ने सुझाव दिया, they are willing to listen, they are willing to amend the law, they are willing to consider it. अब 28% का आपने जो बताया उसका जो इनहेरेंट रिस्क ये है, 28% जीएसटी एक्ट में डालने की वजह से उसको एक
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाती है, उसको एक ब्रांडिंग मिल जाती है कि 28 इट्स ओके टू हैव 28। उतना तक तो आप जा ही सकते हैं, उतना तक तो आप जा ही सकते हैं। आप फ्यूचर में अगर कुछ स्टेट्स वो टेम्पटेशन को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और 18% कुछ आइटम्स को 28 में लेके जाते हैं, वो बहुत मुश्किल रहेगा उस वक्त। राइट, तो ये थोड़ी सी एक बात होगी। बहरहाल जैसा हमने आपको बताया था कि आज हम आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। जो जीएसटी का पोर्टल होगा वो कैसे दिखेगा, कैसे काम करेगा, लक्ष्मण रॉय ये एक्सक्लूसिव चीज आपके लिए लाए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। लक्ष्मण खुद डेमो दे रहे हैं इसका कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब जीएसटी पोर्टल शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें ये शुरू नहीं हुआ है, खास एक्सक्लूसिव आपके लिए। मैं कारोबारी हूं या फिर कंपनी चला रहा हूं, तो जीएसटी लागू होने के बाद मैं टैक्स कैसे ऑनलाइन भरूंगा जीएसटी के तहत? सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए मेरे लिए? सबसे पहले उसे आकर के हमारे यहाँ एनरोल करना होगा। और ये चीज हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, स्टेट प्रक्रिया शुरू कर दी, सर्विस टैक्स और एक्साइज के लिए, जो कि मेन बड़े टैक्स है, जो प्लस इसके अलावा एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वो हैं। जिसको इसमें एनरोल होना है उसको क्या करना होगा? तो हमने क्या किया इसमें कि पहले हम वैट के लिए, स्टेट के लिए शुरू करें, स्टेट वैट के लिए जो नवंबर और दिसंबर में होंगी, और फिर जनवरी में सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के जो टैक्स जो कि वैट में नहीं रजिस्टर्ड है उनके लिए करेंगे। और वही यूज करके लोग यहाँ पे आके, जैसे कितने स्टेट में किया आपने? अभी हमने किया है 2 और 6 8 स्टेट में। मतलब वो उस 8 स्टेट में जिनको आपने एनरोलमेंट नंबर दे दिया मान लिया जी, उसको अगर आना हो जीएसटी के तहत उसे क्या करना पड़ेगा? वो पहले आएंगे और यहाँ पे न्यू यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको यूजर आईडी लॉगिन मिल गया, एंटर कर दिए, तो इनको ये सारी डिटेल मुझे लगता है भरने पड़ेगा। बिजनेस तो ये हमारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जीएसटी के, उसके अलग अलग पार्ट हैं। पहला है कि बिजनेस डिटेल्स, उसमें उनका क्या नाम है, क्या कहाँ पे उसके पैन वगैरह है, और एग्जिस्टिंग दूसरे टैक्सेस के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी है। उसके बाद जो करेंगे तो फिर आएगा कि जो प्रोमोटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनके एक एक आदमी के उनकी पैन और उनकी फोटोग्राफ, उनकी ईमेल आईडी वगैरह डालनी होगी। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से बिजनेस का मेन कारोबार होता है। और इसके अलावा अगर उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, फैक्ट्री हैं, तो वो उनकी अलग इस पे डिटेल आएगी। उसके बाद गुड्स और सर्विस इस पे वो डील करते हैं, 5 टॉप गुड्स, 5 टॉप सर्विसेज, उसकी डिटेल वहां देनी होगी। फिर बैंक अकाउंट जिस बैंक, मान लो 5 से ज्यादा करते हैं तो टॉप 5 देनी है, टॉप 5 जैसे वही लॉ में, मॉडल लॉ में कहते हैं। फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसमें देनी है, जिससे कि आपको मान लीजिए रिफंड लेना हो तो जिसमें आए वो उसके देनी है, और लास्ट में उसको वेरीफाई करना है। इसके साथ ही मतलब आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया। ये प्रक्रिया करने के बाद 1 तारीख से आप जीएसटी में काम करना शुरू कर सकते हैं। पूरे देश भर में कब तक उम्मीद करें कि सबको टिन नंबर मिल जाएगा? ये हम जनवरी के एंड तक सारे लोगों को, जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग। लेकिन अगर कोई पहली बार टैक्स पेयर आ ही रहा है, जो किसी भी स्टेट अथॉरिटी या किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए तो फिर वो 1 अप्रैल से जब जीएसटी शुरू होगी तब इसी तरह का फॉर्म होगा, एग्जैक्टली यही होगा, उनको नया भरना पड़ेगा। कोई नया बिजनेसमैन है, वो आना चाहता है, तो उसको कितने दिन की प्रक्रिया लगेगी पूरे इसमें कुछ? तो वो जब वो जिस दिन सबमिट कर देगा उसके बाद 3 कॉमन वर्किंग डे में तो उसको मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। हम यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आएंगे तब आपको बताएंगे कि ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब जब ये पोर्टल शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाएगा तो आप इस पे टैक्स कैसे भर पाएंगे। जी हाँ, ये भी एक्सक्लूसिव होगा, खास प्रेजेंटेशन आपके लिए, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही राय लेंगे लक्ष्मण की और बनी साहब की कि ये कितना यूजर फ्रेंडली है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। तो बात कर रहे हैं कि क्या नए परिवर्तन हुए हैं जीएसटी के ड्राफ्ट बिल में, और साथ ही जीएसटी की पाठशाला में आपको ये बताने की कोशिश है कि जीएसटी पोर्टल जब शुरू होगा तो कैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ ही कैसे उस पर टैक्स भर पाएंगे। एमएस मनी साहब और लक्ष्मण दोनों हमारे साथ बने, तो हम फटाफट अब दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं कि आगे किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब टैक्स अदायगी इस पोर्टल पर कैसी होगी। एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए, एक्सक्लूसिव डेमो आपके लिए लक्ष्मण रॉय की तरफ से। जीएसटी टिन मिलने के बाद जब आप टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको जीएसटी के होम पेज पे जाना होगा। यहाँ पे आपको जीएसटी टिन के तहत जो यूजर नेम मिला है, यूजर नेम यहाँ डालिए, यहाँ अपना पासवर्ड डालिए। अब पासवर्ड डालने के बाद इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। जैसे आप इस पोर्टल पे जाएंगे, इस रिटर्न वाले पे क्लिक करेंगे तो 3 तरह के दिखेंगे, GSTR1, GSTR2, GSTR3। सबसे पहले आपको GSTR1 पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद जैसे आप आएंगे जीएसटीआर 1 पे तो आपको इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी कि आपने पिछले महीने में कितने सामान किस किस को सप्लाई किए। जैसे B2 वैसे जो 11 नंबर दिख रहा है सेक्शन 5 में, यहां पर आपको इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी किन किन बड़े कारोबारियों को हमने अपना सामान सप्लाई किया है। ध्यान रहे कि ये कारोबारी हर हाल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जीएसटी का टिन नंबर होना चाहिए। मान लिया जाए आपने सामान सीधा कंज्यूमर को दिया है और वो कंज्यूमर काफी बड़ा है, तो B2C लार्ज इनवॉइस का आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहां पे जाके उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आपने किसी सामान को एक्सपोर्ट किया है, यहां पे आपको देना पड़ेगा कौन कौन से इनवॉइस हमने एक्सपोर्ट का किया है, एक्सपोर्ट क्या क्या भेजा है। ई कॉमर्स का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ई कॉमर्स के लिए भी यहां से एक अलग से कॉलम बनाया गया है और ये बताया जाए कि ई कॉमर्स के जरिए आपने कौन कौन से सामान यहां पर बेचे हैं, ये सारी डिटेल आपको यहां देनी पड़ेगी। पिछले महीने की डिटेल आपको अगले महीने की 10 तारीख तक आपको देनी पड़ेगी। चूंकि आपने सामान बनाया है तो जाहिर तौर पर कच्चा माल खरीदा होगा, अलग अलग से सामान लिए होंगे, तो आपने उससे जो सामान लिया उसको भी टैक्स चुकाया होगा। तो ध्यान रखना है कि उसका ब्यौरा आपको नहीं रखना है, ऑटोमेटिक आपका एक जीएसटीआर 2 तैयार हो जाएगा। जीएसटी का जो हम स्वरूप क्रियान्वित कर रहे हैं उसका एक यूनिक फीचर है कि जो भी विक्रेताओं ने सप्लाई किया होगा वो सब सम्मिलित होकर के किसी क्रेता व्यापारी के पास जीएसटीआर 2A के फॉर्म में उपलब्ध होगा और इनवॉइस लेवल सब विवरण आएगा। उन विवरण को आपको उनको एक्सेप्ट करके, रिजेक्ट करके, या आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करके, और यदि विक्रेताओं ने कोई इनवॉइस नहीं डाला है तो आप डाल करके अपना आप जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज है या जो आपने खरीद कर रखी उसका विवरण आपको दाखिल करना है 15 तारीख तक। अब आपने जीएसटीआर 1 भर लिया था पहले ही, जीएसटीआर 2 आपने देख लिया, इसमें कोई गलती है तो संशोधन कर सकते हैं। अब बारी आती है जीएसटीआर 3 की। जीएसटीआर 3 जो है ये काफी अहम फाइल या पेज खुलेगा जिसमें आपको इस बात की जानकारी दिखेगी कि आपके ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनती है। जीएसटीआर 3 में आपको सब समेकित रूप से आपको आउटवर्ड सप्लाईज का विवरण, इनवर्ड सप्लाईज का विवरण और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी उस रिटर्न में बन रही है वो अंकित होगा, प्लस आपको क्या अनुमान्य क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो भी उसमें दिखेगा। और जैसे आप इस बात का अंदाजा चलेगा कि हमें कितना टैक्स चुकाना है, उसके बाद आपको पेमेंट पेज पे जाना होगा। पेमेंट पेज पर जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप चाहें तो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अगर टैक्स की रकम बहुत छोटी है तो आप उसको बैंक चालान के जरिए भी जमा कर सकते हैं। तो ये थी जीएसटी के तहत टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया। इसमें ना तो आपको अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होंगे और ना ही आपको मोटी मोटी फाइलें संभाल कर रखनी होंगी और ना ही राज्य के लिए अलग टैक्स भरना होगा, केंद्र के अलग टैक्स भरना होगा। सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हर महीने की पहली 10 तारीख के भीतर आप पूरा ब्यौरा दे दें कि आपने किसको कितने का सामान बेचा है। फिर आप ऑटोमेटिक सारा कुछ ऑनलाइन दे सकेंगे, टैक्स भी भर सकेंगे और टैक्स का क्रेडिट भी ले सकेंगे, रिफंड भी ले सकेंगे। तो ये था कि आप जीएसटी में किस तरीके से अब टैक्स की अदायगी करेंगे, क्योंकि इस 1 अप्रैल से सब कुछ अब बदल जाने वाला। चलिए हम यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और जैसा मैंने कहा था कितना यूजर फ्रेंडली है आके मनी साहब से राय लेंगे और लक्ष्मण से भी पूछेंगे कि उन्होंने जब इसको टेस्ट किया तो कैसा रहा। छोटा सा ब्रेक, आगे आते हैं और बातचीत होती है। जीएसटीएल पोर्टल की पाठशाला सीएनबीसी आवाज पर अभी हमने आपको बताया कि ये पोर्टल किस तरीके का दिखाई देगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे इस पर टैक्स अदायगी होगी। तो मनी साहब हमारे साथ है, लक्ष्मण हमारे साथ है। मनी साहब से पूछो कितना यूजर फ्रेंडली। उससे पहले लक्ष्मण आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार ने इसकी किसी तरह की कोई टेस्टिंग अभी तक की है? वाकई सरकार इसकी टेस्टिंग खासतौर से जीएसटी जो कि जीएसटी नेटवर्क कंपनी है वो इसकी टेस्टिंग कर रही है। इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। अलग अलग टैक्स एक्सपर्ट के साथ, ट्रेडर के साथ इस पर सलाह मशविरा भी किया जा रहा है और कई सारे ड्राई रन भी इसके हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं उनके भी डेटा फीड किए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं सरकार पूरी तैयारी कर ली है और लगभग ये लॉन्च होने को तैयार है पूरा पोर्टल जो हमने आपको दिखाया अभी। और इसमें अंतिम समय में हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव किए जाए, लेकिन जिस तरीके से मैंने इस पूरे पोर्टल को ऑपरेट किया तो मुझे लगा एक कोशिश यही की गई है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सहूलियतें प्रदान की जाए। और मान लिया टैक्स पेयर्स इस पोर्टल के जरिए खुद नहीं भरना चाहते हो तो इनके लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी मुहैया कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो बिल्कुल ट्रेंड होंगे इसको लेकर के, तो उनकी मदद से भी आप जीएसटी के तहत टैक्स भर सकते हैं। मनी साहब, आपने पोर्टल देखा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा, लक्ष्मण ने बताया कैसे टैक्स पे करेंगे। क्या ये आपको यूजर फ्रेंडली लगा? कारोबारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये अच्छा लगेगा सिस्टम, या एक ये फिर से बहुत सारा काम हो जाएगा?
नहीं, पोर्टल सर्टनली यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडलीनेस के तरीके से कोई फॉल्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जीएसटीएन ने इन्फोसिस को अपॉइंट किया है और इन्फोसिस काम कर रही है इसके ऊपर। सो यूजर फ्रेंडलीनेस में कोई इश्यू नहीं है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सिर्फ अवेयर रहना चाहिए अभी से कि जब ये इनवॉइस मैचिंग की इश्यू हुई है अलग अलग स्टेट्स पे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, वो स्मूथ प्रोसेस नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से वो जीएसटीआर 1, 2 और 3 में मैचिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीएसटीआर 3 जो कि रिटर्न है 20 तारीख को जो फाइल करनी है वो जैसे ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसमें उनको काफी तैयारी करनी पड़ेगी और काफी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी जिससे वो इंटेंशन ट्रांसलेट हो। अभी तक जो ऑनलाइन मैचिंग का सिस्टम है वीएटी में काफी स्टेट्स में, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। सो दे शुड लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड टेक प्रिकॉशंस टू एंश्योर। लेकिन अगर वो चीजें ठीक हो जाती हैं तो ये काफी बिल्कुल ये काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ आज बात हुई कि किस तरीके से जीएसटी के ड्राफ्ट में बदलाव किए गए हैं, और जैसा मनी साहब ने भी बताया कि जो इंडस्ट्री ने अपनी चीजें रखी थी उसको गवर्नमेंट ने अपनाया, ने इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की, और साथ ही लक्ष्मण ने आपके लिए एक्सक्लूसिव डेमो दिया कि कैसे अब जीएसटी पोर्टल काम करेगा। थोड़ी बहुत चीजें हैं लेकिन कुल मिलाकर काफी यूजर फ्रेंडली दिखाई दे रहा है। अब इंतजार है कि आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं और फाइनली 1 अप्रैल के बाद किस तरीके से पूरे देश में टैक्स का कल्चर चेंज होगा जीएसटी से। फिलहाल इस खास पेशकश में आप दोनों का ही हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।